नमस्कार। आशा है आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हो गए होंगे। कल का समय पूरा दीपावली के उत्साह में मनाया गया होगा। शाम को आपने पटाखे भी खाए होंगे। हालांकि पटाखों में प्रतिबंध था, लेकिन कुछ मात्रा में तो सभी लोगों ने पटाखे का जो एक दिवस है उसको मनाया। आप लोगों ने भी मनाया होगा। आप सबको अपना अपना दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आज गोवर्धन दिवस है, उसके उपलक्ष्य में भी आप सबको बधाई। धीरे धीरे सारे हमारे प्रिय चिकित्सक, हमारा परिवार एकत्रित हो रहा है। पिछले क्लास में हमने श्वसनक ज्वर, निमोनिया के बारे में कुछ चर्चा की थी, और आज हम एडिसन्स डिसीज के बारे में चर्चा करेंगे। कल दीपावली थी, इसलिए बहुत लोगों ने दीपावली के इस अवसर पर, पावन अवसर पर बधाई दी है। आप सबको भी अभिनंदन। और इसीलिए शायद संभवतः प्रश्न भी कम आए हैं। पूरा बधाइयों में ही आप सबने और अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर धीरज कुमार जी का कि 2 या 4 माह के बच्चों में कब्ज और पेट फूलता है, वास्तव में सही है, और इसका कारण माता का दुग्ध है। इसलिए माता को ऐसा, जैसे बेसन की चीज़ें, मैदा है, तली मली चीज़ें हैं, बैगन है, भिंडी है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। दूध दलिया का सेवन, खिचड़ी का सेवन अधिक मात्रा में करें, हल्का खाना खाएं, तो इस प्रकार की बीमारी बच्चों में नहीं होती है। क्योंकि 2-4 माह के बच्चे बड़े छोटे होते हैं, उनको औषधि देना भी मुश्किल है। ऐसी अवस्था में मैं एक सलाह दूंगा आपको कि जो दाख होता है, मुनक्का, 4-5 नग मुनक्का बारीक पीस करके, और यदि दूध मिला के पिला सके तो अच्छी बात है, या माता के दुग्ध में पीस करके पिला दें आधा चम्मच के माध्यम से, तो अच्छी बात है। इससे ये बीमारी जाती रहती है। इसके अलावा घृत भार्जित हींग थोड़ा पानी में घोल करके और नाभि में लगाने से भी गैस निकलती है और बच्चे को आराम प्राप्त होता है। ये घरेलू उपाय हैं जिनका उपयोग आपको करना चाहिए। बलविंदर सिंह, उन्होंने डॉक्टर प्रजापति का नंबर पूछा है, तो सिंह साहब आप नंबर नोट कर लीजिए डॉक्टर प्रजापति का, जो कि बरेली में है और पंचकर्म के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। 92-192-66-562। फिर से रिपीट करता हूँ, 92-192-66-562। आशा है आपने नोट कर लिया होगा। चैतन्य यादव, उन्होंने आमवात की ट्रीटमेंट के बारे में जिज्ञासा प्रकट की है। आमवात नाम से स्पष्ट है कि आम और वायु के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। विरुद्ध आहार चेष्टस्य मंदाग्नेः निश्चलस्य स्निग्धं भुग्वतो यान्नं व्यायामं कुर्वत ससा वायुना प्रेरितो यामं श्लेष्मस्थान प्रधावति तेनातृत विदग्धोषो धमनी ही प्रतिपद्यते वात पित्त कफैर्भूया दूषिता सो अन्नजो रसा
श्रोतांस अभिस्यन्दित नाना वर्णो अति पिछला जनयत्यासु दौर्बल्यम गौरव हृदय सजा व्याधि नामाश्रय से आम संज्ञो अति दारुणा युगपत कुप्तावंतस्त्रक संधि प्रवेश को स्तब्धम चकुर्ते गात्रम आम वात्सा उच्चते। ये इसके कारण समान संप्राप्ति मैंने आपको बताई। और इसमें जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो प्रारंभ में दीपन पाचन से ही चालू होती है। दीपन पाचन, स्नेहपान, विरेचन, फिर क्षारवस्ती, सैंधवाद अनुवासन वस्ती और पंचकोल का प्रयोग और रूक्ष स्वेद, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। लंघनम स्वेदम तिक्तम दीपनानि कटूनिचा विरेचनम स्नेहपानम वस्तिश्याम मारुते सैंधवाद्येन अनुवासस्या क्षारवस्ती प्रशस्ते आमवाते पंचकोल सिद्धम पाना नमस्ते रूक्षा से 2 विघातव्यो बालुका पुरकई सभा। प्रारंभ में पंचकोल के काढ़े से दीपन पाचन करें। 20 से 30 ml की मात्रा पंचकोल की खाली पेट में दोनों टाइम पेशेंट को देवें। इससे आम का पाचन तो होगा ही, पेशेंट में भी लाक्षणिक रूप से आराम प्राप्त होता है। अगर 15 दिन के अंदर का हो आम बात, 15 से 20 दिन का, तो नवीन मानना चाहिए। ऐसी अवस्था में बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन, वाष्प स्वेदन नहीं करना है। ऐसी अवस्था में रूक्ष स्वेदन करें, बालुका को गर्म करके और उससे सिकाई करें। आभ्यंतर स्नेहपान के लिए त्रिउष्णाद घृत का प्रयोग या त्रिफला घृत का प्रयोग या मूर्छित तैलतिल का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दीपन पाचन 5 से 7 दिन देने के बाद आभ्यंतर स्नेहपान सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक करें और इसके बाद विरेचन करा दें। वमन इसमें नहीं कराना है। विरेचन के लिए एरंडमूल 20 ग्राम्स, कुटकी 20 ग्राम्स, निशोथ 20 ग्राम्स और अमलतास 20 ग्राम, इनका काढ़ा बना लें 100 ml और इसमें 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके मध्य कोष्ठी को आप प्रदान करें। यदि क्रूर कोष्ठी है तो उसमें इच्छाभेदी रस 125 से 250 मिलीग्राम मिला करके विधिवत विरेचन करा दें। सुबह खाली पेट विरेचक द्रव्य देना चाहिए, लगभग 7 से 8 के बीच, 9 के बीच। 1 घंटे के बाद मोशन चालू हो जाता है और लगभग 4 से 5 बजे तक मोशन जाते रहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, उत्तम वेग 30, 20 और 10, उत्तम, मध्य और हीन। यह आपको ध्यान देना है कि वेग को कैसे गिना। अगर जितनी बार मोशन करने को जाएगा, यदि वो वेग मान लिया जाए तो पेशेंट 2 से 4 बार या 5 बार ही जा पाता है, 6 बार ही जा पाता है। 30 बार तो कतई नहीं, 20 बार तो कतई नहीं। इसलिए मैंने एक्सपीरियंस से पाया कि जितनी बार मोशन हो वो गिनना चाहिए। जैसे पहली बार मोशन करने के लिए गया और 3 बार मोशन हुआ तो ये 3 वेग हुए। दूसरी बार गया तो 4 बार मोशन हुआ तो 4 और 3 7 वेग हो गए। इस तरह काउंट करेंगे तो लगभग 20-25 वेग की काउंट हो जाती है वैगिकी। क्योंकि आपको मालूम ना, वैगिकी, लैंगिकी, मानकी और अंतकी ये पैरामीटर्स हैं जिससे शोधन उत्तम हुआ है कि मध्य हुआ है कि हीन हुआ है, ये हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वैगिकी में वेगों के आधार पे, विरेचन में 30, 20 और 10 वेग, और जब हम वमन कराते हैं तो उसमें भी वेग काउंट करते हैं। लेकिन उसमें वेग कैसे काउंट करेंगे? जितनी बार पेशेंट झुके वमन के लिए वो 1, फिर वो वमन चाहे 4 बार हो, लेकिन दैट शुड बी काउंटेड 1। तभी आपको जो उत्तम मध्य वेग का काउंट है वो आपको समझ में आएगा। 8, 6, 4। तो इस तरह से वेग को काउंट करें। और मेन तो उसका सिम्टम है। सिम्टम उसके अच्छे मिल जाए सम्यक विरेचन के, तब तक विरेचन होने देना चाहिए। लेकिन जब कफांत हो जाए, कफ निकलने लगे, तब समझिए विरेचन आपका कंप्लीट हो गया। तो इतना आपको ध्यान में रखना है।
तो वैगिकी, आंतकी, मानकी और लैंगिकी, ये चारों परीक्षण करने के पश्चात हम तय करते हैं कि किस प्रकार का शोधन हुआ। यदि उत्तम शोधन हुआ है तो 3-3 अन्नकाल तक पेयादि क्रम देते हैं। यदि मध्यम शुद्ध हुआ है तो 2-2 अन्नकाल तक पेयादि क्रम, और हीन शुद्धि हुई है तो 1-1 अन्नकाल, पेया, बिलेपी, यूस और मांस रस। मांस रस की जगह कृष्णा का सेवन कराते हैं। संसर्जन क्रम कराने के पश्चात 9वें दिन से आप वस्ती प्रारंभ करिए। वस्ती के लिए क्षार वस्ती आम बात के लिए श्रेष्ठ है। इसमें पंचकोल क्षार वस्ती और वैतरणी वस्ती, ये दोनों जो वस्ती है वो बड़ी श्रेष्ठ है। इनका प्रयोग आप कम से कम काल वस्ती क्रम 16 वस्ती के रूप में करें। कैसे बनाना है, क्या क्या द्रव्य है, ये आपको शास्त्रों में या मेरी किताब में आपको मिल जाएगा। प्रारंभ में अनुवासन के लिए सैंधवादि तैल की अनुवासन वस्ती देवे 30 मिलीलीटर। फिर अनुवासन 2 अनुवासन शुरू में, और फिर आस्थापन और अनुवासन क्रमशः 6-6 वस्ती देवे, 6 दूनी 12, एक आपने अनुवासन पहले दी और लास्ट में 3 अनुवासन। तो अनुवासन के रूप में आपको सैंधवादि तैल और निरूह वस्ती या आस्थापन के रूप में 2 वस्ती श्रेष्ठ हैं आमवाद के लिए, वैतरणी वस्ती और माधु तैलिक वस्ती। माधु तैलिक भी उपयोगी है, लेकिन इससे ज़्यादा उपयोगी है पंचकोल क्षार वस्ती। इसमें पंचकोल का काढ़ा बनाया जाता है, फिर गोमूत्र डालकर बनाए जाते हैं। विधि विधान आप उसमें किताब में देख सकते हैं। साथ साथ में औषधियों का प्रयोग भी आपको करना चाहिए। एक तो पंचकोल को हाथ निरंतर देना है, दीपन पाचन के लिए तो दिया, चिकित्सा के रूप में भी इसका प्रयोग आपको करना है। औषधि में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, बृहदवाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ देवें। सिंहनाथ गुगुलू 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, ये भी बड़ी उपयोगी चिकित्सा है इसके लिए। ये लगातार दवाइयाँ 2 से 3 माह तक कंटिन्यू करें, तब रोगी को लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद ये फिर भी ठीक ना हो तो एरंड कल्प का प्रयोग करें। एरंड कल्प मैंने बताया है कई बार, 5 ml से चालू करें। पहले तो दीपन पाचन 3 दिन 4 दिन करा दें, फिर कल्प चिकित्सा चालू करें। 5 ml, फिर 10 ml, फिर 15, फिर 20, 25, 5 बढ़ाते जाएं 100 ml तक। या 3, 4 या 5 मोशन होने लगे, ज़्यादा मोशन होने लगे तो बंद करके अब पुनः कम करना चाहिए। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर आप 100 ml तक आराम से बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद उसी क्रम से घटाइए। इस दौरान लघु आहार, खिचड़ी, दलिया, मूंग की दाल और रोटी, हल्का भोजन और गर्म भोजन, ताज़ा भोजन ऐसे पेशेंट में करना है। जो पेशेंट विरेचन या वस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहते तो कल्प विधि से आप चिकित्सा करें, इसमें भी रोगी को आराम प्राप्त होता है। यदि आम बात का रोगी क्रॉनिक हो गया हो, एंकिलोसिस जैसे लक्षण मिल रहे हो, तब पत्रपिंड श्वेद, नाड़ी श्वेद का प्रयोग करें, इससे भी रोगी को आराम प्राप्त होता है। आम बात के नवीन केसों में वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन किसी भी प्रकार से नहीं करना है। ऐसी अवस्था में सिर्फ रूक्ष स्वेद, बालू का स्वेद ही करना है। आसो अरेस्ट में महारासनादिक्वात 4 चम्मच पानी भोजन के बाद देवें। विबंध होने पर पंचकोल क्वाथ में ही 20 ml कैस्टर ऑयल मिला करके सुबह सुबह खाली पेट सेवन कराएं। इससे चिकित्सा भी होगी, क्योंकि एरंड तैल विरेचक तो है, लग्जेटो है, लेकिन ये आम बात की चिकित्सा भी है, इसलिए भी एरंड तैल का प्रयोग करना श्रेष्ठ है।
तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको आम बात के ट्रीटमेंट के बारे में बताया। डॉक्टर दिलीप द्विवेदी, उन्होंने पीसीओडी की चिकित्सा के बारे में पूछा है। इसके बारे में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। इसमें भी आपको वमन, विरेचन और वस्ती का प्रयोग करना है। वमन के कराने के पहले दीपन पाचन औषधि देवे, जैसे मैंने बताया, पंचकोल, क्वाथ, त्रिकट चूर्ण। जब निरामावस्था प्राप्त हो जाए, लगभग 5 से 6 दिन, 7 दिन तक देना चाहिए। और उसके बाद त्रिफला घृत से या पंचतीर्थ घृत से आभ्यंतर स्नेहपान देवें। अगर मृदु कोष्ठी है तो 30 ml से चालू करें, मध्य कोष्ठी है तो 50 ml से, और क्रूर कोष्ठी है तो 80 ml से आभ्यंतर स्नेहपान चालू करें। प्रातःकाल 7 और 8 के बीच में स्नेह दे देवें, गर्म पानी के साथ अनुपान उष्ण जल। और प्रतिदिन लक्षण नोट करते जाएं। ये जरूरी नहीं है कि आज हमने 30 दिया है तो कल 60 देना ही है। पेशेंट के लक्षणानुसार आप स्नेह को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लगभग 5-6 दिन के अंदर सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद इसमें वमन कराना है। वमन के लिए आपको जैसे मालूम है, इसमें जो डिकॉक्शन बनाएंगे मदन फल कल्प के लिए, उसमें विडंग ले लें, गिलोय ले लें, और ये कांचनार मिल जाए छाल तो वो ले लें 20-20 ग्राम, और इसका काढ़ा बना लें। और इस काढ़े में 12 ग्राम मदन फिर पिपली यौकुट करके भिगो के 1 दिन पहले, वमन के 1 दिन पहले रख दें। और जिस दिन वमन कराना है उस दिन इसको मसलें, छान लें, और इसमें 5 ग्राम, 2.5 से 5 ग्राम सेंधव और 20 ग्राम शहद मिला करके ये मदन फल कल्प तैयार हो गया। इसके द्वारा आप वमन कराएं। उसके पहले जो वमन की विधि है वो मैं कई बार बता चुका हूँ। सम्यक स्नेह के लक्षण यदि आज मिले तो कल स्वेदन कराना है। 1 दिन स्वेदन, सुबह, शाम, और जिस दिन वमन कराना, 3 अन्न काल तक स्वेदन करें। उसके बाद स्वेदन करने के पश्चात रोगी का संपूर्ण परीक्षण करें। नाड़ी है, ब्लड प्रेशर है, उसका वेट है, टेम्परेचर है, श्वास की गति है, ये सब परीक्षण नोट कर लें। और जो रोग के लक्षण हैं वो भी नोट कर लें। उसके बाद लगभग 8:30 बजे आधा किलो दुग्ध रोगी को पिला दें। उसमें गुड़ भी डाल दें, क्योंकि खाली पेट में वमन नहीं कराया जाता है। यदि भूख लगती है पेशेंट को तो यवागु का सेवन कराते हैं, अन्यथा दुग्ध का सेवन आप 8:30 बजे करा दीजिए। आधा घंटे रुक लीजिए, अर्थात 9 बजे तक, आधा घंटे के अंदर अंदर जो दूध आपने पिलाया है वो रैनिंग की क्रिया से दधि में परिवर्तित हो जाएगा, और इससे कफोत्क्लेश और अच्छा होता है। फिर 9 बजे आपको वमनोपक पिलाना है। वमनोपक में गन्ने का रस या दुग्ध, कई लोग मुलैठी का भी सेवन करते हैं, तो गन्ने का रस करीब 2 या 3 लीटर मंगा के रख लें सुबह सुबह, या 1 दिन पहले भी मंगा के आप रख सकते हैं। और फिर उसको आकंठ, थोड़ा दुग्ध दे रहे हैं तो सुकोष कर लें, गन्ने का रस भी दे रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सुकोष कर लें, और आकंठ पान करावें। विदिन 5 मिनट उसको पी लेना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये वमनोपक औषधि पिएगा उतना ही अच्छा वमन होगा, ऐसा रोगी को समझाएं। वमनोपक औषधि पिलाने के तत्काल बाद पेशेंट को बाथरूम जाने को कहें। उसके बाद तत्काल जो आपने मदन फल कल्प बनाया है उसको आप अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करने के पश्चात उसको पिला दें। पिलाने के 12 से 15 मिनट के अंदर ही अपने आप वमन चालू हो जाएगा। अभी हमको मुलैठी काढ़ा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन औषधि कार्यकारी नहीं है तो निश्चित रूप से फिर मुलैठी काढ़ा या एरंड नाल के द्वारा एपिग्लोटिस को स्टिमुलेट करना पड़ता है, तब वमन होता है। लेकिन अगर औषधि सही है, सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त हो चुके हैं, आपने स्वेदन अच्छा कराया है,
तो वमन प्रारंभ हो जाता है और लगभग आधा घंटे के अंदर वमन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। लास्ट में गर्म पानी और नमक आकंठ पिलाना चाहिए और अंगुली लगा के फिर वोमिटिंग करा दें। इससे आमाशय का प्रक्षालन हो जाता है और लास्ट में पित्तांत के दर्शन भी मिलते हैं। यह एक विशेषता है चिकित्सक की कि पित्तांत को प्राप्त करें। फिर इसके बाद रोगी को थोड़ा आराम करने दें, उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, वेट आदि ले लें, टेम्परेचर आदि ले लें। फिर धूम्रपान कराएं। धूम्रपान के लिए एरंडाल सूखी 6 अंगुल लंबी नली ले में घी में भिगो के रख दें एक दिन पहले, और फिर जैसे सिगरेट पीते हैं वैसा इसका पान करें। सबसे पहले दक्षिण नासा से ये धुआं लेवें और मुख से निकालें 3 बार। वाम नासा से लें 3 बार और 3 बार मुंह से निकालें। फिर मुंह से लेकर मुंह से ही निकालना चाहिए, यानी किसी भी तरह नाक से धुआं को नहीं निकालना है। एक और योग है जो मैं पंचकर्म के दृष्टिकोण से बताता हूँ। जवा को थोड़ा कूट लेवें, यव कूट कर लेवें और इसमें घी भिगो के रख लेवें। थोड़ा सा घी डाल के रख देवें रात को। प्रातःकाल इसको सिगार में रख करके और धूम्रपान का प्रयोग करें। धूम्रपान करने से जो चिपका हुआ मल है जो आपको गले में या नासा प्रदेश में, वो सब बाहर निकल जाता है। और अच्छी तरह गार्गलिंग कराएं, बार बार कुल्ला कराएं, जिससे पूर्णतः कफ जो है बाहर निकल जाए। गर्म पानी के गार्गलिंग से 2 काम होते हैं। एक तो कफ निकलता है, दूसरा लोकल सिकाई भी हो जाती है, क्योंकि वमन कराने से कई बार इसोफेगस में इरिटेशन होने लगता है, कई बार रक्त भी आ जाता है। इस तरीके से पित्तांत होने तक वमन कराएं। वमन के बाद धूम्रपान के बाद गार्गलिंग, और फिर पेशेंट को अपने पास 1 घंटे तक अपने निरीक्षण में पेशेंट को रखना चाहिए। कई बार हो सकता है अगर पूरी औषधि नहीं निकली है तो विरेचन भी हो सकता है, तो घबराएं नहीं। यदि 1-2 बार मोशन हो जाता है तो ये अच्छी बात है। जो शेष वामक द्रव्य है वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद रोगी को कक्ष में भेज दें, लेकिन जो वर्ज्य विषय है उसको जरूर बताएं। उच्चैर्भासम रतक्षोभम अतिचंक्रमणासने अजीर्णा अहित भोजे चा दिवा स्वप्नम च मैत्रम। दिवा स्वाप बिल्कुल न करें, ज़्यादा बोले नहीं, चले फिरे ज़्यादा नहीं, अहित आहार विहार का सेवन नहीं करना है। और फिर संसर्जन क्रम का आप विधिवत पेशेंट को भी समझा दीजिए, जो उनके साथ व्यक्ति हैं उनको समझा दीजिए, कैसे बनाना है पेया, बिलीपी कैसे बनाना है, यूज़ कैसे बनाना है, ये सब समझा दीजिए। और शुद्धि अनुसार संसर्जन क्रम लिख के आप दे दीजिए। कभी कभी बीच में भूख लगती है, मान लीजिए आपने यूज़ पिला रहे हो और उस दिन खूब भूख लगी है, तो यूज़ की ही रिपीट कर दीजिए। 2 की जगह 3 बार कर दीजिए, 4 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कोई अन्य मटेरियल पेशेंट को न दें, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट्स इसमें हो सकते हैं। तो इस तरीके से वमन करा दें। वमन कराने के बाद विरेचन के बारे में मैंने डिटेल बताया आपको। और उसके बाद लेखन बस्ती देवें। लेखन बस्ती में त्रिफला, विडंग, गिलोय, सुंठी और नागरमूथा, ये 40-40 ग्राम सब ले करके 1200 ml पानी डालें, 300 ml शेष रहने तक पका लें, छान लेवें। और इसमें गोमूत्र 50 ml शहद, 5 ग्राम सेंधव, 20 ग्राम यवक्षार डाल के विधिवत बस्ती बना। विधिवत का मतलब माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इति क्रमात् आवपेत निरूहणाम संयोजने इस विधि से बना करके और बस्ती देवें, काल बस्ती क्रम देवें। आवश्यकता पड़ने पर सैंधवादि तैल की अनुवासन बस्ती भी आप दे सकते हैं, 30 ml की मात्रा भोजन के बाद। और फिर इसके बाद साथ में कांचनादि गुगुलू 2 गोली सुबह शाम को, त्रिफला, विडंग और गिलोय इसका चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पेशेंट को लगातार देवें। इधर कुमारी आसो 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देवें। अगर धैर्यपूर्वक विधिवत 3 माह आप इलाज करेंगे तो पीसीओडी में बहुत ही आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा यौगिक क्रियाएं भी करें। इसमें कपालभाति बहुत उपयोगी चिकित्सा है। कपालभाति करने से पीसीओडी में बहुत लाभ प्राप्त होता है।
भारत का प्रश्न एक अभी अभी मेल में प्राप्त हुआ है। उन्होंने गायनीकोमेंशिया के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। गायनीकोमेंशिया ये एक प्रकार का जो मेंस ब्रेस्ट है वो बढ़ जाते हैं, enlargement of the male breast. It is due to the hormone imbalance. या कभी कभी हार्मोनल थेरेपी देते रहते हैं और उसके कारण मेल ब्रेस्ट स्वेलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं। आमतौर पर जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है तब इस प्रकार के स्तन की वृद्धि प्राप्त होती है, या ऑस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए, रक्तगत मात्रा बढ़ जाए तो भी ब्रेस्ट मेल के जो है वो सूज जाते हैं। हालांकि रोगी को कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता। इसमें भी जो लेखन वस्ती है उसका प्रयोग करना चाहिए। लेखन वस्ती जो मैंने अभी बताई आपको, उसका निरंतर प्रयोग करें। साथ साथ में दशांग लेप लगावें दोनों ब्रेस्ट में। दशांग लेप करीब 40 ग्राम की मात्रा लेकर के 2 चम्मच शुद्ध घृत डालें, आधा कप पानी और लेप तैयार करें, और लेप जो है सोते टाइम आप दोनों ब्रेस्ट पर लगाएं। इससे भी काफ़ी आराम होगा। इसके अलावा कैस्टोर गुगुलू, कांचनादि गुगुलू 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को देवें। रस औषधियों में शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, किलोज सत्व 250 मिलीग्राम। ये दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ देवें, इससे ठीक होगा। और निश्चित रूप से अगर आप इसमें शोधन करा दें, बमन विरेचन फिर बस्ती कराएं, तो सोने पर सुहागा। कि जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं उनका कोई डायरेक्ट कोई ऐसी दवा नहीं है कि हम कम या ज़्यादा कर सकें, लेकिन अब संशोधन जब कराते हैं तो निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ होता है। इसलिए बमन विरेचन और वस्ती देवें तो निश्चित रूप से जो ब्रेस्ट की जो उभार है, जो सूजन आ जाती है, एक तरीके से इन्फ्लेमेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन टिश्यू में एक प्रकार से इनलार्जमेंट हो जाता है। हमारे साथ डॉक्टर नवीन जोशी जी जुड़े हुए हैं। वो हर कार्यक्रम देखते हैं। डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तिवारी जी जो कि जयपुर में हैं, पंचकर्म के प्रोफेसर हैं, महेंद्र चतुर्वेदी जी वरिष्ठ चिकित्सक, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर भारत ठोक जी, डॉक्टर रजनी शर्मा जी, डॉक्टर KN गंगवार जी, डॉक्टर विकेश महाजन जी, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चीमा जी, हरजीत सिंह जी, देवेंद्र पाटिल जी, चैतन्य वैद्य जी, शैलेंद्र ठाकुर जी, दिग्विजय शर्मा जी, भूक्या रवि, नीलम शुक्ला जी, डॉक्टर मनोरंजन साहू और वैद्य RV प्रजापति जी, हेमलता जी, आनंद आयुर्वेद, मुडक्कल वासु, विनय मित्तल जी और संजय जी, ये हमारे प्रिय चिकित्सक जुड़े हुए हैं। सबको पुनः दीपावली की आप सबको बधाई। आज गोवर्धन की पूजा है, उसकी भी आपको बधाई। हमेशा स्वस्थ रहें। अब आइए एडिसन्स डिसीज के बारे में चर्चा करते हैं। एडिसन नामक वैज्ञानिक ने इस व्याधि को पता लगाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया एडिसन्स डिसीज। प्राइमरी एड्रेनोकॉर्टिकल फेल्यूर, इसको दूसरा नाम है प्राइमरी एड्रेनोकॉर्टिकल फेल्यूर। प्राइमरी एड्रेनोकॉर्टिको इनसफिशियंसी, दूसरा नाम ये भी है प्राइमरी एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी। इसके 2 प्रकार की व्याधियां होती हैं इसके कारण। पहला है एड्रिनल क्राइसिस, जिसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं, और दूसरी व्याधि है एडिसन्स डिसीज।
जब दोनों सुप्रारीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर रहती हैं लगभग 90% से भी अधिक नष्ट हो जाती हैं, तब शरीर में असामान्य लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। इसे ही एडिशन डिसीज कहा जाता है। सर्वप्रथम एडिशन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, जैसा मैंने पहले बताया, इसलिए इसका नाम एडिशन डिसीज पड़ा। इसके कारण हैं ट्यूबरकुलोसिस, एड्रिनल ग्लैंड में शोथ, मेटास्टेटिक कैंसर, साइटोमेगेलोवायरस, एड्स, फंगल इन्फेक्शन, एड्रिनल में रक्तस्राव का हो जाना। इन कारणों से एड्रिनल ग्लैंड धीरे धीरे छोटी होने लगती है और एडिशन डिसीज की उत्पत्ति करती है। इसके सिम्टम हैं, इसका जो प्रत्यात्म लक्षण है वो धीरे धीरे दुर्बलता और भार में कमी होना, धीरे धीरे दुर्बलता रोगी में होना और भार में कमी होना, ये मुख्य जिसको प्रत्यात्म लक्षण बोलते हैं। आलस्य का होना, त्वचा में विवर्णता, डिस्कलरेशन, कभी कभी विटिलिगो, सफेद दाग भी हो जाते हैं, और जो शरीर का खुला भाग है उसमें कृष्णता आ जाती है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाइपोटेंशन की अवस्था हो जाती है। खड़ा पेशेंट होता है तो मूर्छा आती है, श्वास कर्चता, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एनोरेक्सिया, अरुचि, नासिया, वोमिटिंग, कभी कभी अतिसार हो जाता है और कभी कभी विबंध भी हो सकता है। उदर शूल और विशेष रूप से मस्कुलर वीकनेस उत्पन्न होती है। साथ में मस्कुलर वेस्टिंग भी, मांसक्षय की लक्षण भी रोगी में प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। टायर्डनेस, थकावट, स्मृति नाश और इंसोम्निया, नींद नहीं आती, तंद्रा और हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता है, इरिटेबिलिटी, नपुंसकता पुरुषों में और अनार्तो स्त्रियों में उत्पन्न होने लगता है। अल्पमूत्रता, रक्तगत प्रोटीन एवं यूरिया की वृद्धि, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। साथ ही एनीमिया रोग भी उत्पन्न होने लगता है। स्त्रियों में कक्षा प्रदेश और जघन प्रदेश में बालों की कमी और डायबिटीज मेलाइटिस की उत्पत्ति भी ऐसे पेशेंट में हो जाती है। चिकित्सा के रूप में निदान परिवर्जन, संतुलित आहार, पथ्यापथ लाक्षण चिकित्सा, योगासन, ध्यान, प्राणायाम, प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए और बल्य पोषक ब्राह्मण आहार का सेवन करना है। दवाइयों में जो अनुभूत योग है इसके लिए अश्वगंधा चूर्ण 5 ग्राम, नागरादि चूर्ण 5 ग्राम, दोनों को मिला लें और इसका दुग्ध के साथ सेवन करें प्रातः एवं सायं। गोक्षरादि गुगुलु और अग्नितुंडिवटी 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं। आरोग्यवर्धनी चित्रकादिवटी, ये भी 2-2 गोली आप सेवन पेशेंट को करा सकते हैं अल्टरनेट। आश्वारिष्ट में द्राक्षासो और पुनर्नवासो, द्राक्षासो 2 चम्मच, पुनर्नवासो 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा आमल की रसायन, ब्राह्मी अवलेह, च्यवनप्राश 5-5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन कराएं। रात्रि में एरंड भ्रष्ट हरित की 2.5 ग्राम दे दें, जिससे पेट साफ होता रहे। पंचकर्म के अंतर्गत सर्वांग अभ्यंग, सर्वांग स्वेदन कराएं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, सस्टिक शाली श्वेद कराएं।
या सर्वांग धारा कराएं, उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मस्कुलर जो वीकनेस है उसमें आराम प्राप्त होगा। इसमें शोधन वस्ती नहीं देना है, अनुवासन वस्ती आप दे सकते हैं। अनुवासन वस्ती अश्वगंधा बला तैल से या दशमूल तैल से 30 ml भोजन के बाद आप अनुवासन वस्ती, ये इसको मात्रा वस्ती भी कह सकते हैं, आप प्रतिदिन 21 दिन तक आप दे सकते हैं। ब्राह्मण वस्तियाँ जैसे सिद्ध वस्ती, यव कोल कुलत्था नाम क्वाथा मागधिका मधु ससैंधवा स यष्टाव सिद्ध वस्ती इति स्मृता, या बाजीकरण वस्ती, अश्वगंधा, शतावरी, बबूल की फली, सफ़ेद मूसली, इनकी वस्ती दीजिए, ब्राह्मण वस्ती। इसके अलावा ब्राह्मण नस्य अणु तैल से या ब्राह्मी तैल से 4-4 बूंद की मात्रा दिन में 2 बार डालें, लगातार आप पेशेंट को दें। क्रमशः सिद्ध वस्ती देने के बाद आप युक्त रथ वस्ती भी दे सकते हैं, ये भी बल्य है। वचा मधुक तैलम चा क्वाथा सरस सेंधवा पिपली फल संयुक्त वस्ती युक्त अर्थाय स्मृता, ये बहुत ही श्रेष्ठ वस्ती है। और जितनी यापन वस्तियां वर्णित हैं चरक सिद्धि स्थान में, उनका भी प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। और इसका जो मूल स्थान है वो है सिर। सिरह प्रदेश को तर्पण करने के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए, और सिरह तर्पण के लिए अभ्यंग से एक पिचुवह वस्ति सेति चतुर्विधम, अभ्यंग कराएं, नहीं तो पिचु धारण कराएं। और शिरोधारा की यदि व्यवस्था है तो शिरोधारा भी आप 7-7 दिन के कोर्स 3 बार कराएं। इन सब चिकित्सा कराने से निश्चित रूप से एडिसन डिसीज में लाभ प्राप्त होगा, और इनसे होने वाली तमाम प्रकार के लक्षण आप शांत कर सकते हैं। अब देखिए कितने प्रकार के लक्षण आपको एडिसन डिसीज में मिलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान लक्षण में ही रहता है, डायग्नोसिस में नहीं रहता है कि ये एडिसन डिसीज भी हो सकती है। इसलिए ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस आवे तो डक्टलस ग्लैंड्स की जांच जरूर कराएं, नहीं तो पेशेंट को लाभ नहीं होता। तमाम पंचकर्म की चिकित्सा हम देते रहते हैं, लाभ नहीं होता है, तो इसलिए जांच जरूर करा लेना चाहिए तभी, क्योंकि अच्छा डायग्नोस होगा। रोगा माधव परीक्षित तत्वानंतरोधम तथा कर्म विषक पश्चात ज्ञान पूर्व समाचरित, तो रोग का परीक्षण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। पुनः पुनः आपको दीपावली के अवसर पर शुभ बधाई, नमस्कार, जय आयुर्वेद। कल फिर हम आपके सम्मुख इसी समय उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।